शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम बात किए एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में। एक्चुअली हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी ग्लैंड हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं और ये हार्मोन हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है। कल हम थोड़ा देखे कि हमारे ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं हमारी पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा था। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, इसको कंट्रोल कर रहा था। इससे दो तरह के हार्मोन निकल रहे थे, या तो स्टिमुलेटिंग टाइप के थे या फिर वो इनहिबिटरी टाइप के थे। बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। हमने तो केवल एक एग्जांपल देखा। स्टिमुलेटिंग में हमने देखा जीएनआरएच रिलीज होता है जो पिट्यूटरी को बोलता है कि आप गोनेडोट्रोपिन ज्यादा बनाओ। स्टिमुलेट करवा। स्टिमुलेट का मतलब ज्यादा काम करवाना, उत्तेजित करना, मोर सिक्रेशन करवाना। और इनहिबिटरी में हमने देखा था सोमैटोस्टेटिन। ये हार्मोन पिट्यूटरी को बोल रहा था कि आप ग्रोथ हार्मोन बनाना बंद करो। तो ये स्टॉप करवाने वाला हार्मोन इनहिबिटरी। एक्चुअली पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बना रही थी। तो ये अगर रिलीज होके आया तो पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बनाना बंद कर देती है। तो कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा था। अब ये तो बहुत लोअर क्लास की बात हो गई कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। ये तो आप जानते होंगे पहले से। एक्चुअली ऐसी ग्लैंड जो बिना डक्ट के होती हैं, डक्टलेस होती हैं। मतलब मान लीजिए ये कोई ग्लैंड्स है, ये वाला कोई ग्लैंड्स है। अब इसके पास कोई एक डक्ट नहीं है। ये तो क्या डक्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके अपना सिक्रेशन डालती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हमारी सलाइवा को निकाल के हमारी ओरल कैविटी में डालती हैं। हाँ, तो अगर जिनके पास डक्ट होती है, ये नली होती है और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर वो फ्लूइड रिलीज होता है जो भी ग्लैंड का सिक्रेशन है, तो ऐसी ग्लैंड आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। खास तौर पे द्वारा या तो सलाइवा या एंजाइम्स या म्यूकस, या फिर स्वेट, इस तरह का आपने ऑयल ग्लैंड्स पढ़ा था स्किन में। ये कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं जो विद द हेल्प ऑफ डक्ट दे विल रिलीज देयर सिक्रेशन एट स्पेसिफिक लोकेशन। लेकिन कुछ ग्लैंड्स जो होती हैं वो अपना बिना किसी डक्ट, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई आती है, उस ब्लड सप्लाई में ही अपना सिक्रेशन ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं जो बिना डक्ट वाली हैं और वो उनका सिक्रेशन अगर ब्लड में रिलीज होता है, तो इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। तो ऐसी ही एंडोक्राइन ग्लैंड हम बात कर रहे थे। इनके द्वारा निकलते हैं हार्मोन्स। एंडोक्राइन क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है। एक्सोक्राइन क्या बनाती है? सलाइवा रिलीज करती है, एंजाइम करती हैं, बहुत सारी चीजें हैं एक्सोक्राइन। तो हाइपोथैलेमस के बाद हमारा अगला जो ग्लैंड आता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको जो हमने बोला मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड बाकी सभी ग्लैंड को कंट्रोल करेगी, लेकिन इस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा था हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा था। अब हम आज देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, कैसे बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। हम शुरू कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी लोकेशन कहाँ है? लोकेशन है ब्रेन में। ये मान लीजिए आपका हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक निकलता है, एक डंडी निकलती है हाइपोथैलेमस की, और उससे लटकी है ये आपके ग्लैंड, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। समझ में आ रहा है? ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये ऊपर वाला हाइपोथैलेमस है।
और हाइपोथैलेमस से स्टॉक निकलता है, जैसे लीफ में एक स्टॉक होता है, पत्ती एक डंडी होती है, ऐसे डंडी से निकल रही है और उससे लटकी हुई है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है। और ये हो गया पिट्यूटरी। अब यहाँ पे जो बच्चे खासतौर पे कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअली यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड शब्द दिए, वो बहुत सिंपल वे में आपको याद हो जाएंगे अभी। हाँ, एकदम ज्यादा सोचना नहीं है, नए कुछ नाम आएंगे, तुरंत से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारे ब्रेन में जैसे बॉनी स्ट्रक्चर होती है, कुछ कैविटी होती है, ऐसे एक नाम थोड़ा याद कर लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन होती है सेला टर्सिका नाम की कैविटी में। सेला टर्सिका एक्चुअली जो ये आपका ब्रेन है, ब्रेन में जो लटकी है, यहाँ पे जो ये कैविटी बन रही है, जिसके अंदर ये लटकी हुई है ऐसे। तो इस कैविटी को हम बोलते हैं सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका कैविटी में ये आपके पिट्यूटरी लटकी हुई है। ठीक है। एक नाम याद हो गया हमको। सेला टर्सिका कैविटी में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए इसको सिंपल तरीके से समझो। पिट्यूटरी का ये वाला जो हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा है। हाँ, और ये इसका पीछे वाला हिस्सा है। अब इतना तो याद हो गया, ये तो हिंदी में हो गया कि आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा। अब बायोलॉजी में इनको क्या नाम दिया गया, ये थोड़ा याद रखना है। हाँ, इसको हम बात करेंगे आगे वाले और पीछे वाले हिस्से को एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। भाई ये शब्द तो जनरल है, ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं कि कोई मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। एक को बोलते हैं आगे वाली को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ये भी हमारा जनरल शब्द है, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये नाम याद हो गया। आगे वाली पिट्यूटरी, ये वाला जो पार्ट है, आगे वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं एंटीरियर। और ये पीछे वाले हिस्से को इसको बोलते हैं पोस्टीरियर। चलो दो नाम याद हो गए। ठीक है। अब जैसे कि मैं कल आपको हाइपोथैलेमस पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर तो जो भी सीक्रेशन बनता है न्यूरॉन सेल के द्वारा, इस वाले पे जो भी सीक्रेशन बनता है उसको एक ब्लड यहाँ से आएगा पूरा ब्रांच करके, और वो ब्लड लेके इस पिट्यूटरी में अपना ब्लड बनाएगा और फिर निकलेगा। तो यहाँ का जो सीक्रेशन है आगे वाली पिट्यूटरी, ये जो आगे वाली पिट्यूटरी है, ये कंट्रोल होती है डायरेक्ट एक ब्लड सिस्टम के द्वारा। सर्कुलेशन यहाँ पे है, यहाँ के हार्मोन ब्लड में आएंगे, हाइपोथैलेमस के हार्मोन में आएंगे और ब्लड से आते हुए पिट्यूटरी को जाके कंट्रोल करेंगे। ये हार्मोन यहाँ पिट्यूटरी को कंट्रोल करेंगे। इतना तो कल मैंने बताया था। और इधर के जो न्यूरॉन सेल हैं, वो न्यूरॉन सेल का एक्सॉन सीधा यहाँ पर आता है, बिना किसी ब्लड के। डायरेक्ट एक्सॉन ही आता है और उसकी जो नर्व एंडिंग है उनसे सीधे केमिकल यहाँ रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को तो यहाँ पर एक पोर्टल सर्कुलेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन। पिट्यूटरी पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है। ये आगे वाली पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस के हार्मोन डिलीवर करता है। भाई इसको भी तो कंट्रोल करेगा ना हाइपोथैलेमस। तो इसका तरीका तो है कि ब्लड से कंट्रोल करता है। और पीछे वाली को कंट्रोल करता है अपने खुद डायरेक्ट न्यूरॉन का ही सीक्रेशन, बिना ब्लड के डायरेक्ट अपना रिलीज करता है यहाँ पर। तो यहाँ पे तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन से कंट्रोल वाला पोर्शन है पीछे वाला, और आगे वाला ब्लड कंट्रोल पोर्शन है। तो पीछे वाले पोर्शन, अगर यहाँ से हम इस पार्ट को बोल दें, ये वाली पिट्यूटरी वो पार्ट है जहाँ न्यूरॉन डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे? न्यूरोहाइपोफाइसिस।
जिसको न्यूरॉन डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, वो वाला पार्ट कहलाएगा न्यूरो हाइपोफाइसिस। और जो आगे वाला पार्ट है जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोल रहे हैं, जिसको एक ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल कर रहा है, इसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। तो दो नाम याद हो गए। पिट्यूटरी को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। नाम बदलते जा रहे हैं, चीज वही है। थोड़े से नाम याद करने हैं, बहुत सिंपल पिट्यूटरी है। याद हो गया। आगे वाली पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो एडिनो हाइपोफाइसिस। ये वाला जो पोर्शन है वो एडिनो हाइपोफाइसिस। ये वाला जो पोर्शन है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, दो नाम याद, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब अगर हम वर्टिब्रेट पिट्यूटरी को देखते हैं, वर्टिब्रेट पिट्यूटरी को देखते हैं, तो जो आगे वाली पिट्यूटरी है एडिनो हाइपोफाइसिस, इसमें एक पार्ट और दिखाई देता है, एक पोर्शन और दिखाई देता है। इस तरह से आगे वाली पिट्यूटरी में एक पोर्शन और दिखाई देता है। मतलब ये वाली जो आगे वाली ट्री यहाँ से लेके यहाँ तक थी, आगे वाली ट्री यहाँ तक, एडिनो हाइपोफाइसिस यहाँ तक है। अब एडिनो हाइपोफाइसिस को देखा तो एडिनो हाइपोफाइसिस में भी वाकई में दो पार्ट है। एक तो ये वाला पोर्शन हो गया और एक ये वाला पोर्शन हो गया। इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये दोनों पोर्शन आपस में मर्ज रहते हैं। कोई खास ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देता। लेकिन ओवरऑल अगर हम पिट्यूटरी की बात करते हैं तो ओवरऑल पिट्यूटरी में तीन पोर्शन बन गए। ये फर्स्ट वाला पोर्शन, ये सेकंड वाला पोर्शन और ये थर्ड वाला पोर्शन। तीन पार्ट बन गए। एक्चुअली एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पार्ट हैं, आगे वाला और एक बीच वाला। अब इन तीनों पार्ट के नाम दिए हैं। इसको हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस सबसे आगे वाले पार्ट को, चूंकि ये सेंटर से बहुत दूर वाला पार्ट है, इसलिए डिस्टेलिस नाम लिखा है। डिस्टेंस पर यहाँ ब्लड सर्कुलेशन दूर जाकर पिट्यूटरी में अपना हार्मोन डिलीवर कर रहा है। यहाँ ब्लड सर्कुलेशन का नेटवर्क दूर तक जा रहा है। तो नाम रख दिया पार्स डिस्टेलिस। ये बीच वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिया क्यों बोला? क्योंकि इंटरमीडिएट है, बीचों में पाया जा रहा है। इसको इंटरमीडिएट हमने नाम दिया है। और ये वाला जो न्यूरॉन सेल आ रही है, इसका नाम रखा पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा, क्योंकि नर्व के डायरेक्ट कंट्रोल है, नर्व के सीक्रेशन यहाँ पे आ रहे हैं डायरेक्ट। तो इस तरह से पिट्यूटरी के तीन हिस्से हो गए। एक को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, बीच को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया और सबसे लास्ट को बोलते हैं पार्स नर्वोसा। सर हमको पिट्यूटरी के दो पार्ट याद रखने, तीन पार्ट याद रखने हैं। आपको भैया ये सभी याद रखना है। आपको एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बात कर सकता है। आपको एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस के बात कर सकता है। या फिर आपको पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा, ये तीनों नाम भी कहा जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि एडिनो हाइपोफाइसिस में है पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ये यहाँ पे इतना जो पार्ट है ये एडिनो हाइपोफाइसिस है।
और ये वाला जो पार्ट है वो आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस है। मतलब न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलो या पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलो या पार्स नर्वोसा बोलो, एक ही बात है। इज दैट क्लियर? अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो पिट्यूटरी आपकी बहुत आसान हो गई, पिट्यूटरी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। तो पार्स डिस्टिलिस बोलो या पार्स इंटरमीडिया बोलो, पार्स नर्वोसा बोलो, ये ऐसे हो जाएगा। अब इस पिट्यूटरी से टोटल 9 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। कितने टाइप के? 9 सर हमने तो पिट्यूटरी में पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो आदमी को लंबा कर देता है या छोटा कर देता है। वो 10th की बात थी। अब आप 11th में हैं। आपको पिट्यूटरी के टोटल 9 हार्मोन्स पढ़ने हैं, उनके फंक्शन जानने हैं, कौन से निकलते हैं और कहाँ से निकलते हैं। अब देखिए इधर जो आगे वाली पिट्यूटरी है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये अपने हार्मोन खुद बनाता है एज पर द गाइडेंस गिवन बाय द हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये यहाँ की सेल पिट्यूटरी की हार्मोन खुद बनाती है। लेकिन इस वाले पार्ट में पिट्यूटरी की सेल कोई हार्मोन नहीं बनाती, बल्कि न्यूरॉन से निकले हुए जो केमिकल हैं, इन केमिकल को ही यहाँ ब्लड में रिलीज करती है। यहाँ पे जो ब्लड आता है उसमें इन्हीं हार्मोन को रिलीज करती है। ये सेल पिट्यूटरी खुद हार्मोन नहीं बना रही, बल्कि न्यूरॉन सेल के द्वारा रिलीज किए गए हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को ही ब्लड में रिलीज करती है ये वाला पार्ट। जबकि यहाँ पे तो ये सेल हैं, ये जैसे मैसेज आया इन्होंने अपने केमिकल बनाए और इन केमिकल को ब्लड में रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे तो पिट्यूटरी की सेल खुद हार्मोन बना रही है, इधर पिट्यूटरी की सेल हार्मोन नहीं बनाती, बल्कि हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन के द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन को ही केवल सीक्रेट करती हैं। इतना याद होना ही चाहिए आपको। 9 हार्मोन कौन से हैं, कहाँ से निकलते हैं। पार्स डिस्टिलिस में सीधा बोलिए 6 हार्मोन यहाँ से निकलेंगे, खुद पिट्यूटरी बनाएगी ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन। कितने टाइप के हार्मोन बना सकता है? 6 टाइप। 6 हार्मोन्स विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द पार्स डिस्टिलिस। ध्यान देना, पार्स डिस्टिलिस 6 हार्मोन बनाएगा। पार्स इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन बनाता है, ओनली वन। केवल एक टाइप का हार्मोन बनाता है, बीच वाला इंटरमीडिया। और ये जो पीछे का है नर्वोसा, वाकई में हार्मोन कुछ नहीं बनाता है, लेकिन हाइपोथैलेमस के द्वारा यहाँ इकट्ठे किए गए दो टाइप के हार्मोन को सीक्रेट करता है। 2 हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। तो टोटल पिट्यूटरी से 9 तरह के हार्मोन निकलते हैं। 6 हार्मोन पार्स डिस्टिलिस के, एक हार्मोन पार्स इंटरमीडिया का और 2 हार्मोन पार्स नर्वोसा के। 6 और एक 7 और 2 9 याद हो जाना चाहिए। आई थिंक याद हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं एडिनोहाइपोफाइसिस से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो 6 ये वाले निकलेंगे और एक ये वाला लगेगा, मतलब 7 निकलेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस से। और न्यूरोहाइपोफाइसिस से केवल 2 निकलेंगे। अगर यहाँ पे हम ऐसे बात करें, 7 इधर से और 2 इधर से। ये आपको एकदम क्लियर याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं पार्स डिस्टिलिस। पार्स डिस्टिलिस टोटल 6 हार्मोन। नंबर 2 पार्स इंटरमीडिया। अब तो ये नाम आपको याद हो गए होंगे। कितने हार्मोन? एक हार्मोन। नंबर 3 पार्स नर्वोसा। कितने हार्मोन? 2 हार्मोन। टोटल पिट्यूटरी से कितने हार्मोन? 9 हार्मोन। ये वाला पार्ट एडिनोहाइपोफाइसिस, ये वाला पार्ट न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब तो कहने की कोई जरूरत नहीं, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है।
तो पार्स डिस्टिलिस ये 6 हार्मोन निकालता है। एक एक करके नाम याद करेंगे, सब नाम याद हो जाएंगे। देखिए एक तो ये आपका ग्रोथ हार्मोन निकालता है। ये तो हमको पहले से ही याद था, ग्रोथ हार्मोन। वो कहाँ से निकलता है ग्रोथ हार्मोन? पार्स डिस्टिलिस से निकलता है। ग्रोथ हार्मोन को GH बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। लेकिन जब मैंने हाइपोथैलेमस आपको पढ़ा रहा था तो इसी ग्रोथ हार्मोन को हमने नाम दिया था सोमेटोट्रोफिन। सोमेटोट्रोपिन भी इसको कहते हैं। सोमेटोट्रोपिन बोलिए या ट्रोपिन बोलिए, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन ही हम सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं। एक्चुअली हाइपोथैलेमस से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। अगर स्टेटिन निकला तो ग्रोथ हार्मोन नहीं बनाएगी पिट्यूटरी। अगर सोमेटोस्टेटिन नहीं निकला हाइपोथैलेमस से तो ये बनता रहेगा, तब ये बनता रहेगा। इनहिबिटरी टाइप का था सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो पहला हार्मोन आया पार्स डिस्टिलिस का ग्रोथ हार्मोन। अगर ये हार्मोन ज्यादा बनता है तो आदमी की लंबाई बहुत हो जाती है और उसको हम गिगेनटिज्म बोलते हैं। गिगेनटिज्म जाइंट बन जाता है, राक्षस जैसा आदमी बन जाता, लंबे चौड़े हाथ पैर हो जाते उसके। और अगर ये कम मात्रा में निकला तो इससे ड्वार्फिज्म होता है। आदमी की लंबाई नहीं बढ़ पाती और वो बौना रह जाता है, छोटा हाइट का रह जाता है। तो प्रॉपर सिक्रेशन होना चाहिए। ना तो ज्यादा होगा तो भी आदमी एकदम एबनॉर्मल टाइप का हो जाएगा, और ये कम होगा तो प्रॉपर हाइट नहीं आ पाएगी। सब कुछ जैसे जीन्स हमको मदर से मिलते हैं, जीन्स के अकॉर्डिंग ही हमारी ये सिक्रेशन रिलीज होते हैं। तो इसमें जो आदमी बड़ा है कोई गलती नहीं है, जो आदमी छोटा रह गया उसकी कोई गलती नहीं है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया ऐसा ही करना है। इसमें कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आना चाहिए। प्रकृति ने जैसा बनाया उसको एक्सेप्ट करो, उसको एंजॉय करो, ठीक है। तो ना बोनापन कोई ऐसा खतरनाक चीज है, ना गिगेनटिज्म कोई खतरनाक चीज। जैसा भी है मस्ती से रहो, कोई टेंशन नहीं है। चलिए ग्रोथ हार्मोन हो गया। अब चूंकि ये पूरी पिट्यूटरी आपकी मास्टर है तो सबको कंट्रोल करेगी। ये सभी जो हार्मोन अलग ग्लैंड को जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप ये काम करो, आप ये काम करो। तो फिलहाल पूरी बॉडी को बोल दिया कि बॉडी ग्रोथ करो, ग्रोथ हार्मोन ने ये काम कर दिया। दूसरा जो हार्मोन है वो है PRL। इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये क्या करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन? पिट्यूटरी से निकलता है। ये मेमरी ग्लैंड को डेवलप करता है और मिल्क फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट करता है। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद बेबी को मिल्क का जो डिमांड है वो मेमरी ग्लैंड से पूरा होता है, और मेमरी ग्लैंड अपना डेवलपमेंट करके मिल्क सिक्रेशन के लिए तैयार हो जाती हैं। इसका मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी ये हार्मोन रिलीज होता है, खासतौर पे फीमेल के अंदर। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट और मिल्क सिक्रेशन का इसका काम है। मिल्क सिंथेसिस है मेमरी ग्लैंड में। तो प्रोलैक्टिन हम ग्लैंड को भी ये पिट्यूटरी कंट्रोल करती है। क्लियर हो गया? दो हार्मोन हो गया। नंबर 3 ये थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करेगा। थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा तो यहाँ पर हमारा हार्मोन आएगा TSH हार्मोन। ध्यान देना थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगी। लेकिन कब बनाएगी? जब पिट्यूटरी का ये हार्मोन आएगा। अगर पिट्यूटरी से ये हार्मोन आएगा तो ये आपकी थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि आप थायरोक्सिन बनाओ।
थायराइड उतना ही थायरोक्सिन बनाएगी जितना कि पिट्यूटरी से कमांड आया है। ये पिट्यूटरी का हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट मतलब थायराइड को बोलेगा ज्यादा काम करने के लिए। इसका नाम हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मैं इनके फंक्शन भी आप साथ समझाता जा रहा हूँ। TSH का काम क्या है? थायराइड को स्टिमुलेट करना ताकि थायराइड ग्लैंड ज्यादा थायरोक्सिन बना सके। ये हो जाएगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा पिट्यूटरी से। स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी से और थायराइड बनाती है थायरोक्सिन हार्मोन। ओवरलैप नहीं कर जाना। हाँ TSH तीन हार्मोन हमको कितने करने यहाँ करने 6 करने हैं। 3 हो गए। चलिए चौथा एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल करेगा। एड्रिनल ग्लैंड में जब हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी किडनी के ऊपर लगी है ग्लैंड। और किडनी में हमने कॉर्टेक्स और मेडुला देखा था। ऐसे ही किडनी के ऊपर जो ग्लैंड लगी है एड्रिनल ग्लैंड, वो एड्रिनल ग्लैंड में भी कॉर्टेक्स और मेडुला होते हैं। ये केवल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करने वाले हार्मोन रिलीज करती है पिट्यूटरी। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन निकालती है पिट्यूटरी, जिसका नाम है ACTH हार्मोन। ए से बनेगा एड्रिनो मतलब एड्रिनल। सी से बनेगा कॉर्टेक्स मतलब कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ट्रोपिक हार्मोन नाम याद जाना चाहिए। ACTH हार्मोन कहाँ से निकलेगा? पार्स डिस्टिलेट से। हार्मोन नंबर 4 हो गया। मतलब देखिए पहले तो ग्रोथ कंट्रोल कर लिया, फिर मेमोरी ग्लैंड कंट्रोल कर लिया, थायराइड भी कंट्रोल कर लिया और एड्रिनल कंट्रोल कर लिया। एड्रिनल का केवल कॉर्टेक्स कंट्रोल होता है, ध्यान देना, मेडुला नहीं होता। तो एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द पार्स डिस्टिलेट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी व्हिच कंट्रोल एड्रिनल ग्लैंड टू सीक्रेट मोर एंड मोर कॉर्टिकल हार्मोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं वो ज्यादा बनेंगे अगर ACTH पिट्यूटरी से आया तो। इसका मतलब ये भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। स्टिमुलेटिंग बोलिए, ट्रॉपिक बोलिए, बातें की है। थोड़ा सा ट्रॉपिक हार्मोन है। 4 हार्मोन हो गए, याद होते जाना चाहिए। ACTH हार्मोन का नाम याद हो गया होगा, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। 5 और 6 बहुत सिंपल हैं। 5 और 6 दोनों बहुत सिंपल हैं। एक को बोलते FSH और एक को बोलते हैं LH। कहाँ से निकल रहे? पिट्यूटरी से निकल रहे। और दोनों को हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन, LH और FSH। एक्चुअली ये दोनों हार्मोन गोनेड्स को कंट्रोल करते हैं, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। और गोनेड्स क्या है? या तो ओवरी है या फिर टेस्टिस है। तो ओवरी और टेस्टिस कंट्रोल करने वाले हार्मोन है FSH और LH। ये दोनों ही हार्मोन मेल में भी सीक्रेट होते हैं। ये दोनों ही हार्मोन फीमेल में भी सीक्रेट होते हैं। ध्यान देना, LH और FSH पिट्यूटरी से निकलते हैं, पार्स डिस्टिलेट से निकलते हैं और दोनों ही मिलकर गोनेड्स को कंट्रोल करते हैं। इसलिए इन दोनों हार्मोन को हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलिए या अलग FSH और LH बोलिए, बातें की है। अगर आपसे पूछे कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन से हैं, तो आंसर आएगा FSH भी गोनेडोट्रोपिन है,
और LH भी गोनेडोट्रोपिन है। क्या ये दोनों हार्मोन मेल में निकलते? बिल्कुल निकलते। क्या ये दोनों हार्मोन फीमेल में निकलते? बिल्कुल मेल फीमेल दोनों की पिट्यूटरी तो एक ही जैसी है। पिट्यूटरी ग्लैंड में थोड़ी अंतर है। पिट्यूटरी तो दोनों में निकालती है, हार्मोन FSH भी निकालती है, LH भी निकालती है। और उनके चलते ओवरी के अंदर अलग प्रोसेस हो जाता है। टेस्टिस है तो अलग प्रोसेस शुरू हो जाता है। ओवरी में एग सेल बनती है, टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं। तो कहीं ना कहीं गोनेड्स कंट्रोल करने वाले हार्मोन भी पिट्यूटरी की पार्ट्स से निकलते हैं, जिनका नाम है FSH और LH। इनके बारे में क्लास 12 फर्स्ट यूनिट में पूरा डिटेल दिया है। फिर भी बेसिक में यहाँ आपको समझा देता हूँ। मेल के अंदर FSH क्या करवाता है और फीमेल के अंदर क्या करवाएगा। LH मेल में क्या करवाएगा, फीमेल में क्या करवाएगा, ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है। चलिए LH और FSH पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन नंबर 5 दैट इज LH हार्मोन। इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलिए मेल के अंदर देखते हैं मेल के अंदर क्या करता है LH हार्मोन। मेल के अंदर ये हार्मोन सीधा पहुंचता है टेस्टिस के पास। ब्लड से होते हुए कहाँ पहुंचता है? टेस्टिस के पास। और टेस्टिस के अंदर होती है लीडिंग सेल। टेस्टिस के अंदर क्या होती है? लीडिंग सेल। उन लीडिंग सेल को बोलता है टेस्टिस के पास जाने के बाद ये जो LH है, टेस्टिस के पास गया, टेस्टिस में लीडिंग सेल है। LH ने लीडिंग सेल को बोला कि आप हार्मोन बनाना शुरू करो और ये बनाती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन बनाती है? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल कहाँ होती है? टेस्टिस के अंदर होती है। टेस्टिस की सेल बनाती है टेस्टोस्टेरोन। लेकिन कब बनाएंगी? जब पिट्यूटरी का LH हार्मोन आएगा टेस्टिस के पास, तब ये टेस्टोस्टेरोन बनेगा। ठीक है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये प्लस जो एक दूसरा हार्मोन है पिट्यूटरी का FSH हार्मोन। FSH हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये पिट्यूटरी से निकलता है। ये पिट्यूटरी का हार्मोन और टेस्टिस का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों मिलकर मेल गैमीट बनवाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मेल गैमीट्स बनवाते हैं मेल के अंदर। LH ने क्या किया? LH ने टेस्टोस्टेरोन बनवाया। अब टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बन गया और FSH इधर से आ गया। ये दोनों मिलकर मेल गैमीट बनवाते हैं। अलग अलग काम है। क्लास 12 में इनका अलग अलग फंक्शन आपको समझ में आएगा। गैमीट कैसे होते हैं, गैमीट स्ट्रक्चर कैसे होती है और टेस्टोस्टेरोन क्या करवाता है और FSH क्या करवाता है, तब जाकर ये गैमीट बनते हैं। ये क्लास 12 में। फिलहाल मैंने आपको मेल के अंदर LH और FSH के फंक्शन बताए। आई थिंक समझ में आया होगा। अब फीमेल में देखते हैं क्या होता है। फीमेल के अंदर भी LH FSH दोनों रिलीज होंगे। फीमेल के अंदर LH भी होगा और FSH भी होगा। ये जो FSH हार्मोन है, ये ओवरी के अंदर होती हैं बहुत सारी फॉलिकल और उन फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाता है। किसी भी ओवरी के अंदर, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर बहुत सारी फॉलिकल होती हैं। हर फॉलिकल के अंदर सेल डेवलप होती है। तो सबसे पहले तो फॉलिकल को ही डेवलप करवाएगा। फॉलिकल बड़ी हो, बड़ा होगा, इस तरह से। केवल दोनों ओवरी की केवल एक फॉलिकल ग्रोथ होती है इन द सुपरविजन ऑफ FSH हार्मोन।
क्लास का जब फर्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे तो आपको ये ओवरी का स्ट्रक्चर फॉलिकल समझ में आएगा। फिलहाल आप समझिए कि ओवरी में फॉलिकल होती है, वो इसीलिए ग्रो होती है क्योंकि पिट्यूटरी का एफएसएच आता है। ठीक है, तो फॉलिकल का डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? एफएसएच हार्मोन। इसीलिए इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, बड़ा करता है उसको। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका नाम है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल डेवलप हो गई। अब जब फॉलिकल डेवलप हो गई तो फॉलिकल से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन। और बाद में जब ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, इस ईस्ट्रोजन हार्मोन से एग सेल फॉर्मेशन होता है, एग सेल बनती है जिसे हम बोलते हैं ओवम बनता है। एफएसएच फॉलिकल को ग्रो कराता है, फॉलिकल ईस्ट्रोजन बनाती है, जितना ईस्ट्रोजन बनेगा एग सेल का उससे डेवलपमेंट होगा, ओवम बनेगा। बन गया ओवम। ठीक है। अब जब ओवम बन गया है, ओवम किसके अंदर बंद है? अभी फॉलिकल के अंदर ये ओवम है, ये बाहर फॉलिकल है। फॉलिकल पहले बड़ी हुई एफएसएच से, फॉलिकल से ही फिर बाद में हार्मोन बने, उसने इसको डेवलप कर दिया। अब इस फॉलिकल से एग सेल का बाहर निकलना जिसे ओव्यूलेशन, ओवम का ओवरी से रिलीज होना, वो एलएच करवाता है। एलएच बोलेगा कि अब आप डेवलप हो गए, चलो बाहर निकलो, आपको बस जाना है फैलोपियन ट्यूब में। तो इस पूरी फॉलिकल को रैप्चर करके ओवम को बाहर निकालना, ये काम होता है एलएच जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है एलएच हार्मोन। और एफएसएच ने फॉलिकल का डेवलपमेंट कराया। फिर बाद में जब निकल जाएगा इसमें से ओवम, तो ये बची जो फॉलिकल रह जाएगी, ये बची कुछ चेंज हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम में जो बाद में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाएगी। दिमाग खराब हो रहा है। कोई बात नहीं, खराब मत। क्लास 12 में सही इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं। पिट्यूटरी में मुझे एलएच और एफएसएच पढ़ाना है। तो इसका मतलब आप ओवरऑल ये समझिए कि मेल के अंदर भी गैमीट जो बनते हैं वो सीधा कहीं ना कहीं पिट्यूटरी से कंट्रोल होते हैं, और फीमेल में भी जो गैमीट बन रहे हैं वो भी पिट्यूटरी से कंट्रोल होते हैं। सो पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड व्हिच इज कंट्रोलिंग द थायराइड ग्लैंड, adrenal gland, as well as testes, ovary, mammary gland and overall growth of your body. तो ये सब काम हो रहे पिट्यूटरी के सबसे आगे वाले पार्ट से, जिसको हम बोल रहे हैं पार्स डिस्टिलिस। पार्स डिस्टिलिस कितने हार्मोन? 6 हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम हो गया सोमैटोट्रोपिन, पहला। नंबर 2 प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL। नंबर 3 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नंबर 4 एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नंबर 5 LH हार्मोन। नंबर 6 FSH हार्मोन। बस यही तो पढ़ाए मैंने। ये निकलते हैं पार्स डिस्टिलिस से 6 हार्मोन। ये दोनों आपके गोनेडोट्रोपिन्स कहलाते हैं। गोनेड्स के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से काम करवाता है, थायराइड से काम करवाता है, ये मेमोरी ग्लैंड से काम करवाता है, ये पूरी बॉडी से काम करवाता है ग्रोथ करने के लिए। तो ओवरऑल सब कुछ न कुछ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये पार्ट्स डिस्टिलिस की पिट्यूटरी से बनते हैं, वहीं बनते हैं और वहां से रिलीज होते हैं ब्लड में। आई थिंक समझ में आया होगा पार्स डिस्टिलिस। चलिए पार्स इंटरमीडिया को भी देख लिया जाए। नंबर 2 वाला जो पार्ट है पार्स इंटरमीडिया।
पार्ट्स इंटरमीडिएट, मैंने बोला केवल एक हार्मोन निकलेगा और एक हार्मोन जो निकलता है पार्ट्स इंटरमीडिया से बहुत सिंपल हार्मोन है एमएसएच हार्मोन, एमएसएच हार्मोन, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे हम बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम याद हो जाए वो बड़ी बात है आपके लिए। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारी स्किन में बहुत सारी मेलेनोसाइट सेल होती हैं जिनके अंदर मेलेनिन नाम का पिगमेंट बनता है। मेलेनिन ये थोड़ा सा पिगमेंट होता है ब्लैक कलर का, जैसे क्लोरोफिल पत्ती में होता है जिससे पत्ती हरे रंग की होती है। ऐसे ही हमारी स्किन के बीच में कुछ ऐसी सेल होती हैं जिनमें ब्लैक कलर का पिगमेंट बनता है, जिसे बोलते हैं मेलेनिन पिगमेंट। ब्लैक कलर का होता है। तो जिन सेल में ये पिगमेंट होता है उन सेल को बोलते हैं मेलेनोसाइट सेल। उनको ये स्टिमुलेट करता है इनको कितना ब्लैक कलर बनाना है, ये पिगमेंटेशन कितना करना है। अगर स्किन में ज्यादा पिगमेंट होंगे तो आदमी डार्क कलर का हो जाएगा, काला रंग ज्यादा हो जाएगा। अगर ये मेलेनिन पिगमेंट कम बनता है तो आदमी लाइट कलर हो जाता है, गोरा हो जाता है, गहरा हो जाता है। केवल हार्मोन्स के कारण ही तो हो रहा है। अगर पिट्यूटरी ने एमएसएच ज्यादा बनाया तो ज्यादा मेलेनिन बनेगा तो आदमी डार्क कलर का हो जाएगा। अगर एमएसएच कम आया तो पिगमेंट बनेगा वो गोरे रंग का हो जाएगा, लाइट कलर का हो जाएगा। सब कुछ हार्मोन्स के हाथ में है। जनरली हार्मोन्स कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये आपके जीन्स से कंट्रोल होता है, आपके एनवायरनमेंट सराउंडिंग से कंट्रोल होता है, आपके ब्रेन थिंकिंग से भी कंट्रोल होता है। तो कहीं ना कहीं ये स्किन का कलर जो मेंटेन होता है वो एमएसएच हार्मोन से होता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कोई खास ऐसा भी रोल नहीं है। आप केवल इसका फंक्शन अगर आप बात करेंगे तो आप स्किन पिगमेंटेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन। ठीक है, स्किन पिगमेंट, स्किन का पिगमेंट कौन सा होता है? मेलेनिन पिगमेंट। कैसे रंग का होता है? डार्क कलर का होता है। क्लोरोफिल कैसा होता है? ग्रीन कलर का। ये हमारे एनिमल की स्किन में मिलता है ये कलर मेलेनिन। इससे स्किन कलर डिसाइड होता है। बहुत सारे जीन्स के जिम्मेदार हैं। स्किन पिगमेंटेशन इज द मल्टीपल एलिलिक जंप। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आएगा। देखिए बायोलॉजी ओवरऑल जब आप 11 और दोनों एक साथ कवर कर लेंगे तब आपको बायोलॉजी का कंसेप्ट पूरा बन पाएगा। अभी बहुत सारी बातें इधर उधर की हैं। जितना बताते जा रहे हैं उतना करते जाइए, सब आपको कमांड में आ जाएगा। तो पार्ट्स इंटरमीडिया का एक हार्मोन नाम याद हो गया मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच हार्मोन। चलिए जल्दी से देखते हैं पिट्यूटरी का थर्ड पोर्शन पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा कितने हार्मोन निकलेंगे? 3 निकलेंगे। समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा अच्छे कवर नहीं कर पाएंगे। तो अगली क्लास में पार्स नर्वोसा के हार्मोन हम लोग डिस्कस करेंगे।